बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमने 4 टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो डिस्कस करनी है। पहले हम सबसे पहले यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ना उसको इस्तेमाल करते हुए हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके अंदर हम इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना हम एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे, और फिर लास्ट में मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये 4 टेक्निक्स जो है ना हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर हम हर एक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखनी है, लेकिन उससे भी पहले हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उसकी टाइप्स कौन सी होती है और उसके अंदर हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और किन किन चीज़ों को हम मालूम करने की कोशिश करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है जी। तो अगर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो डेफिनेशन क्या होगी? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ना, ठीक है जी, क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनकी मदद से हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है जी। तो इंटरेक्शन हमने देखना होता है किस चीज का? इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और प्लस मैटर का आपस में क्या देखना होता है? इंटरेक्शन देखना होता है। और उस इंटरेक्शन से, इंटरेक्शन मतलब आपस में जो मेल जोल होता है, मतलब मैटर के ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को गिराएंगे तो उससे होगा क्या? 2 चीजें हमने देखनी है। एक, उसका स्ट्रक्चर जो है ना हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो स्ट्रक्चर, और दूसरा जो है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री। तो 2 चीजें जो है ना हमने फाइंड आउट करनी है, और किस चीज की मदद से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मदद से। तो बेसिकली हमने करना क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है एक मैटर के ऊपर गिरानी है, और उस मैटर पर गिरा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने 2 चीजें फाइंड आउट करनी है उसकी। एक तो उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, और दूसरा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री फाइंड आउट करनी है। स्ट्रक्चर का तो समझ में आ जाता है कि एटम्स किस तरह से आपस में जुड़े होंगे, बॉन्ड एंगल क्या होंगे, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, और ये ओवरऑल चीजें होंगी। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है? वैसे आप पढ़ चुके होंगे या आगे आपने पढ़ना होगा कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कि स्टीरियो केमिस्ट्री होती है स्पेस के अंदर जो एटम्स अरेंज होते हैं, तो वो किस तरह से अरेंज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें काफी सारी कॉन्फ़िगरेशंस को डिस्कस करते हैं, जैसे एक्लिप्स कन्फर्मेशन होती है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है, ये 2 टाइप्स होती है। फिर उसके बाद आर और एस कॉन्फ़िगरेशंस होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जिसे सिस ट्रांस भी कहते हैं, इजी कॉन्फ़िगरेशन होती है, काफी सारी चीजें होती है। तो वो सारी चीजें जो है ना वो मालूम करने की हम कोशिश करेंगे। किस चीज की मदद से कर रहे हैं? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने गिराई है किसी मैटर के ऊपर, उसकी मदद से हम मालूम करने की कोशिश करें। अब इसकी 4 टाइप्स जो है ना हमने डिस्कस करनी है। 2 जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, बल्कि 3 जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिहाज से हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो है जो टाइप हमने जो डिस्कस करनी है वो है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी। तो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, जिसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी जो हमने डिस्कस करनी है वो है आईआर यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद तीसरी जो है ना एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और लास्ट जो हमने डिस्कस करनी होगी वो मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री कह सकते हैं या मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना उसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी। ओवरऑल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है? ठीक है जी। हमने कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है? तो ऐसी रेडिएशंस जो कि जिसके पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। नाम से ही जाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो रेडिएशंस, ठीक है जी, रेडिएशंस दोज हैव, जिसके पास 2 कंपोनेंट्स जो है ना वो मौजूद होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है जी, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट मौजूद होगा, और दूसरा जो है ना वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट मौजूद होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 2 कंपोनेंट्स होंगे, और ये दोनों कंपोनेंट्स के बारे में एक बात जो है ना वो कॉमन होगी कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है जी। दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये चीज हमने देखनी है।
ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, हम कुछ और कम चीजों को डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ओवरऑल कितने रीजन्स होते हैं, कितनी कैटेगरीज होती है। तो हमारे पास 7 रीजन्स जो है ना बेसिकली हम डिस्कस करते हैं। वैसे 8वां रीजन भी होता है, लेकिन इसको ज्यादातर हम डिस्कस नहीं करते। ओवरऑल 7 रीजन्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर कौन कौन से रीजन्स हैं, इनके नाम जो है ना वो लिख लेते हैं। वैसे आप फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, गिग्सो वाइमर, गिग्सो वाइमर। तो ये कौन कौन से रीजन्स हैं, इनके नाम लिखते हैं जी। तो जी से बनता है गैमा रेज। ठीक है जी। जी से क्या बनता है, गैमा रेज बनता है। एक्स से बनता है एक्स रेज। ठीक है जी। और यू से बनता है क्या चीज, अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है जी। उसके बाद वी से क्या बनता है, विजिबल रीजन। और आई से क्या बनता है, आई आर यानी इंफ्रारेड रीजन। ठीक है जी। आई से क्या बनता है, इंफ्रा रेड रीजन। उसके बाद एम से क्या बनता है, माइक्रोवेव्स बन जाएंगी। और आर से क्या बनेगा, रेडियो वेव्स बन जाएंगे। ठीक है जी। तो रेडियो वेव्स। तो ओवरऑल जो है ना हमारे पास 7 रीजन होते हैं। इसको भी हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होती है, कॉस्मिक रीजन होता है। कॉस्मिक रेज क्या होती है, बेसिकली अगर आपको मतलब थोड़ा सा बिग बैंग का या यूनिवर्स की क्रिएचर का जो है ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो कि कैसे यूनिवर्स बना है, तो हम कहते हैं कि एक पॉइंट जो है ना उसके अंदर धमाका हुआ, बिग बैंग हुआ, और उसकी मदद से तमाम तरफ जो है वो रोशनी फैल गई। ठीक है जी। अब वो जो रोशनी थी वो बेसिकली क्या थी, कॉस्मिक रेज थी। वो कॉस्मिक रेज पूरे यूनिवर्स के अंदर फैल गई। अब कॉस्मिक रेज कहीं पर जो है ना वो ठंडी पड़ना शुरू होगी और कहीं पर वो गर्म रही। गर्म जो है वो सितारे बन गए, और जो ठंडी है वो डार्क मैटर बन गया, जिससे प्लैनेट्स वगैरह बने, और जिससे हम कह सकते हैं कि मेटियोर, मेट्रॉइड्स, ये सारी चीजें जो है ना बनी। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें बनी थी डार्क मैटर से। वैसे रेडिएशंस जो है ना जो फैली थी उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्मिक रेज कहते हैं। अब कॉस्मिक रेज को पहचानते कैसे हैं, बेसिकली अगर आप स्पेस के अंदर जाए ना तो स्पेस के अंदर कोई भी रेडिएशन इनमें से नहीं होती, लेकिन डिटेक्टर जो है ना वो रीडिंग शो करता है। वो रीडिंग किस लिए शो करता है, क्योंकि वहां पर स्टिल अभी भी क्या है, कॉस्मिक रेज मौजूद है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी एनर्जीज की, तो एनर्जीज के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ओवरऑल सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, गैमा रेज या कॉस्मिक रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी जो है ना वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जिस चीज की एनर्जी मैक्सिमम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, ठीक है जी, मैक्सिमम होती है। और उसका वेव नंबर जो है ना वो क्या होता है, भी मैक्सिमम होता है। क्योंकि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, ये तीनों चीजें एक दूसरे के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और एनर्जी जो है ना वो ज्यादा होगी, और वेवलेंथ इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये 4 टर्म्स जो है ना हमने मेनली डिस्कस करनी होती है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेवलेंथ। तो ये 3 चीजें जो है ना वो ज्यादा होगी, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम रेडियो वेव्स की बात करते हैं तो इसकी एनर्जी कम से कम होगी। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी कम से कम होगी, वेव नंबर कम से कम होगा, और इसकी वेवलेंथ जो है ना वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। तो ऐसा क्यों है, तो इसकी कुछ टर्म्स है जो कि हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वेव नंबर है। ये क्या चीजें हैं, इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ना, तब आपको पता चल जाएगा कि ये ज्यादा होती है या कम होती है। ये चीज जो है ना वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास पहले हम वेवलेंथ को डिस्कस करते हैं। वेवलेंथ क्या होती है, क्योंकि सबसे बेसिक टर्म जो है ना वो वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ क्या होती है जी कि अगर हमारे पास एक वेव गुजर रही है तो उसके अंदर 2 क्रस्ट के दरमियानी फासला या ट्रफ के दरमियानी फासला, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रस्ट। ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा वैसे, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रस्ट, 2 एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। ठीक है जी। उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ, उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इसको समझाने के लिए जो है ना मैं एक डायग्राम जो है ना वो बना देता हूं कि यहां पर लेट से जो है ना वेव चल रही है, और वेव में यहां पर बना देता हूं, लेट से ये वेव है हमारे पास। ठीक है। अब यहां पर जो है ना ये जो क्रस्ट है, अब यहां पर ट्रफ में सॉरी बना नहीं पाया क्योंकि ये आगे निकल जाएगा। ठीक है जी। ये ट्रफ है हमारे पास, और ये जो ऊपर वाले होते हैं ना इन्हें हम क्रस्ट रीजन कहते हैं। ठीक है जी। ये भी क्रस्ट है
और ये भी क्रस्ट है, और जो नीचे वाला होता है ना रीजन, इसे क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। ये भी ट्रफ है और ये भी क्या है, ट्रफ है। ठीक है जी। तो क्रस्ट का दरमियानी फासला, दो एडजेसेंट क्रस्ट ये वाले हैं हमारे पास, ये फासला वेवलेंथ होगा और ये भी फासला क्या होगा, वेवलेंथ होगा। ठीक है जी। या फिर एक और डेफिनेशन भी होती है कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलकर भी क्या बना सकते हैं, वेवलेंथ बना सकते हैं। ठीक है जी। और इसका यूनिट क्या होता है वो भी हम लिख देते हैं। इसका यूनिट बेसिकली क्या होता है हमारे पास, नैनोमीटर होता है मोस्टली, पिकोमीटर हो सकता है या एंगस्ट्रॉम हो सकता है। ठीक है जी। नैनोमीटर कितना होता है, ये सारी चीजें, ये वैल्यू भी लिख लेते हैं। नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर होता है। और एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद वेवलेंथ के बाद हम दूसरी जो टर्म्स डिस्कस करते हैं वो है फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जी। ठीक है जी। दूसरी चीज क्या है जी, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, लैम्डा से जाहिर करते हैं जी। ठीक है, ये लैम्डा हो गया। और फ्रीक्वेंसी को किस चीज से जाहिर करते हैं, हम न्यू से जाहिर करते हैं। इस अलामत को क्या कहते हैं, न्यू कहते हैं। तो न्यू जो है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड के अंदर, ठीक है जी, एक ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास पॉइंट, इस पॉइंट के अंदर एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स गुजर रही है उसे हम क्या कहेंगे, ओवरऑल कितनी वेव्स, मतलब एक क्रस्ट और एक ट्रफ पूरी मिलकर एक वेव बनाती है। ठीक है जी। तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ कंबाइंड फॉर्म के अंदर कितने यहां से गुजर रहे हैं एक सेकंड के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है जी, एक पॉइंट से हमने गुजारना है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स जो है ना एक पॉइंट से गुजर रही है उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और इसका यूनिट जो है ना वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है जी। हर्ट्ज को हम सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं। तो एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स गुजर रही है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक और पॉइंट हमारा रह गया है और वो क्या है, वेव नंबर। तो वेव नंबर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, यहां पर लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है जी हमारे पास, वेव नंबर बेसिकली जो है ना, नंबर ऑफ वेव्स एक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी मौजूद है। अब यूनिट लेंथ, काफी बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 1 सेंटीमीटर होगा, वो 1 मिलीमीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा, क्या होगा, वो बेसिकली सारे होते हैं। ठीक है जी। आपने करना क्या होता है, बस यूनिट लेना होता है। यूनिट का मतलब है एक। ठीक है जी। अब एक आप सेंटीमीटर ले रहे हो, मिलीमीटर ले रहे हो, किलोमीटर ले रहे हो, मीटर ले रहे हो, जो मर्जी ले लो, आपने एक लेना होता है। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के अंदर, यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ के अंदर कितनी वेव्स मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। और ये जो है ना हमारे पास न्यू बार से जाहिर करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, न्यू बार, कि न्यू बार इज इक्वल टू 1/वेवलेंथ। ठीक है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ को भी हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने ये चीजें जो है ना डिफाइन कर ली है। पहले हमने डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में देखा है कि कौन कौन सी रेडिएशन, मतलब जो रेडिएशन है उसको डिफाइन करना सीखा है कि दो कंपोनेंट्स अगर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे। फिर उसके सारे रीजन्स के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन से रीजन्स होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, और किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वेव नंबर ज्यादा होता है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ये चीजें हमने डिस्कस की है। फिर उसके बाद बेसिकली एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर होता क्या है, ये चीजें हमने डिस्कस की हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास दो वेव्स हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है जी। लेट्स से हमारे पास एक वेव जो है ना ये वाली है, और एक वेव जो है ना ये वाली है। ठीक है। तो ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा वेव नंबर किसका होगा, जाहिर सी बात है इसका होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं कि इस पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये हम एक पॉइंट लगा दिए है यहां पर और एक पॉइंट यहां पर लगा दिए है, तो एक सेकंड के अंदर कौन सी ज्यादा वेव्स गुजरेगी, ये वाली ये वाली। जाहिर सी बात है जो छोटी वेव होगी वो जल्दी गुजर जाएगी, तो इसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है जी। क्या है, वेवलेंथ इसकी
लेट्स से इसकी बात करते हैं, इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, लेकिन इसमें से वेव्स जल्दी गुजर रही हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसकी एनर्जी भी क्या होती है, फिर ज्यादा होती है। ठीक है जी, कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक। अच्छा, अब हम इस स्पेक्ट्रम की तरफ आ जाते हैं कि इसमें जो है ना हमारे पास कौन कौन से, मतलब वही है हमारे पास कि गैमा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट है, ठीक है जी, विजिबल है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। अब हम इसकी फ्रिक्वेंसीज की रेंज जो है ना वो सेट कर लेते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है, यहां पर 10⁻6 जो है ना +6 से आपने स्टार्ट करना है, 6 से लेकर 10⁻8 हर्ट्ज तक इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है जी, बाकी आपने यहां पर जो है ना बस 2 इजाफी ऐड करना है, 10 आपने 10 से लेके और 12 तक, बाकी आपने 2 का फर्क लेके आना है। कहीं पर थोड़ा सा फर्क आएगा लेकिन ज्यादा नहीं आएगा। 10⁻12 और ये कितना आ जाएगा, 10 से लेके 12 तक हर्ट्ज तक आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, फिर 2 इजाफा करना है, 10⁻12 से लेके 10⁻14 हर्ट्ज तक आ जाएगा। अब ये एक का फर्क आएगा इसके अंदर, 10 यहां पर कितना आ जाएगा, 14 है ना यहाँ पर, तो 14 से लेके 10⁻15 तक एक का फर्क आएगा। यहां पर 2 का फर्क आएगा, 10⁻15 से लेके 10⁻17 तक हो जाएगा। यहां पर भी 2 का फर्क आएगा, 10⁻17 से लेके 10⁻19 हर्ट्ज तक इसकी फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, ये सारे हर्ट्ज है, फ्रिक्वेंसी का यूनिट है। उसके बाद +19 से लेके, ठीक है जी, और ये 10⁻22 तक चले जाएंगे तो गैमा रेज जो है ना वो चले जाएंगे, और इसका भी यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज होगा। ठीक है जी, तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसकी वेवलेंथ रीजन्स भी देखेंगे, वो हम शायद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लें। अभी फिलहाल के लिए इसके देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। ठीक है जी, ये चीजें हम देख लेते हैं, ये कैसे बनती है, ये कहाँ इस्तेमाल होती है, कोई एक एक पॉइंट हम सबका डिस्कस कर लेते हैं, वो चीज जो है ना कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो सारों का एक एक पॉइंट जो है ना हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि देख सकें कि ये बेसिकली रेज कहाँ पर बन रही है, कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, ये चीज देखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम रेडियो वेव्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेडियो वेव्स जो है ना बेसिकली रिवर्सल ऑफ करंट की वजह से बनती है। रिवर्सल ऑफ करंट की वजह से जो रेज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स कहते हैं। ठीक है जी, पहली बात होगी। दूसरा, इसको रेडियंट रेज भी कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं इसको, रेडियंट रेज। अब इसको रेडियंट रेज क्यों कहते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। रेडियंट रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिस बॉडी पर फॉल करती है, फॉल ऑन बॉडी, ठीक है जी, जिस बॉडी पर भी फॉल करेगी उसको क्या कर देगी, हॉटर बना देगी, मतलब गर्म कर देगी उसको, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, रेडियंट रेडिएशंस कहते हैं। माइक्रोवेव्स, ठीक है जी, एम से क्या था, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स कहां पर इस्तेमाल करते हैं हम, स्पेस क्राफ्ट की कम्युनिकेशन के अंदर जो है ना माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस क्राफ्ट कम्युनिकेशंस, ठीक है जी, स्पेस क्राफ्ट की कम्युनिकेशंस के अंदर हम माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी IR, इंफ्रारेड जो है ना रेज। अब ये जो है ना ये कहां पर होती है, बेसिकली एटम्स की रोटेशन और वाइब्रेशन लेवल के लिहाज से होती है। इन दो को, विजिबल को और IR को बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम चलते हैं यूवी की तरफ। यूवी जो है ना इसका सोर्स क्या होता है ये आपने बता देना है, और इसका सोर्स क्या होता है, सन होता है बेसिकली। ठीक है जी, एक्स रेज की बात करें तो ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा है कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन हैवी मेटल एनोड के ऊपर टकराते हैं तो वहां से क्या प्रोड्यूस होती है, एक्स रेज। ठीक है जी, कि यहां पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं, ठीक है जी, ऑन हैवी मेटल एनोड, हैवी मेटल एनोड, तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, उसके बाद लास्ट में क्या रहेगी, गैमा रेज। गैमा रेज याद करें, अल्फा, बीटा और गैमा रेज। ठीक है जी, तो गैमा रेज कहां से होगी, रेडिएशंस होगी, रेडियो एक्टिव रेज। ठीक है जी, तो ये रेडियो एक्टिव डिके से जो प्रोड्यूस होती है ना, रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है जी, तो उससे जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है तो गैमा रेज कहलाती है। अब रह गई है IR और विजिबल। तो पहले हम IR को डिस्कस कर लेते हैं और फिर विजिबल को डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली IR की अगर हम बात करते हैं ना तो IR इंफ्रारेड रेज कहलाती है, और ये जो है ना वाइब्रेशन और रोटेशंस पर डिस्कस करती है। वाइब्रेशन और रोटेशन होती क्या है, अगर हम एक शेल की बात करते हैं ना तो शेल के अंदर हमारे पास जो है ना काफी सारे लेवल्स होते हैं,
एक शेल की बात करें ना, ये हमारे पास लेट से E1 है, ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है, E2 है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है ये। इलेक्ट्रॉनिक स्टेट किसे कहते हैं, जो शेल होता है ना उसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कहते हैं। जैसे के शेल है, एल शेल है, एम शेल है। एक के शेल या एक एल शेल के अंदर या एक एम शेल के अंदर काफी सारे वाइब्रेशंस लेवल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है और इसके अंदर काफी सारे क्या होंगे, वाइब्रेशन लेवल जो है वो मौजूद होंगे। जैसे हम जो है ना जाहिर कर देते हैं यहां पर एक, ठीक है जी, वाइब्रेशन लेवल है, ठीक है जी, दूसरा वाइब्रेशन लेवल है, ठीक है जी, उसके बाद तीसरा वाइब्रेशन लेवल है और चौथा वाइब्रेशन लेवल है। तो काफी सारे वाइब्रेशन लेवल मौजूद हो सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर, ठीक है जी। और इसे स्टार्ट करते हैं V0 से, V वाइब्रेशन 0, वाइब्रेशन 1 लेवल, वाइब्रेशन 2 लेवल और वाइब्रेशन 3 लेवल, ठीक है जी। उस वाइब्रेशन लेवल के अंदर काफी सारे क्या होते हैं, हमारे पास रोटेशनल लेवल मौजूद होते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, काफी सारे, सॉरी, इसके अंदर काफी सारे क्या मौजूद होते हैं, रोटेशन लेवल जो है ना वो मौजूद होते हैं। तो वो हम बना लेते हैं, ये रोटेशन लेवल जो है ना काफी सारे इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये रोटेशन लेवल आ गए। अब हर एक जो है ना वाइब्रेशन लेवल के अंदर काफी सारे रोटेशन लेवल मौजूद होंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने रोटेशन लेवल जो है ना वो बना लेने हैं। तो यहां पर जो है ना इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रोटेशन लेवल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर काफी सारे वाइब्रेशन लेवल होते हैं और एक वाइब्रेशन लेवल के अंदर काफी सारे रोटेशन लेवल होते हैं। जस्ट लाइक एक शेल के अंदर काफी सारे सब शेल होते हैं और एक सब शेल के अंदर काफी सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से जो है ना थोड़ा सा इंस्पायर कर रही है। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया है किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आई आर जो है ना, आई आर कैसे प्रोड्यूस होती है कि वाइब्रेशन और रोटेशन लेवल के अंदर अगर चेंजेस आ रही है ना, ठीक है जी, कि चेंजेस आ रही है, चेंजेस किस में आ रही है, इन वाइब्रेशन लेवल, ठीक है जी, वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल लेवल, या फिर दूसरा क्या कह सकते हैं, रोटेशनल लेवल के अंदर। तो रोटेशनल लेवल और वाइब्रेशनल लेवल में जो चेंजेस आएंगी, इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन होगी उसकी वजह से जो हमारे पास रेज प्रोड्यूस होंगी वो आईआर रेज प्रोड्यूस होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज की, विजिबल रीजन की बात करते हैं। तो विजिबल रीजन को अलग से हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। विजिबल रीजन, विजिबल रीजन क्योंकि जो है ना काफी 400 नैनोमीटर से ये स्टार्ट होते हैं और 800 नैनोमीटर तक हम बताते हैं कि 800 नैनोमीटर तक होगा, ठीक है जी। अब इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके 7 टोटल कलर्स होते हैं जो कि विजिबल रीजन के अंदर आते हैं, उनको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास विब गेयर फॉर्मूले से याद करते हैं हम, विब गेयर, ठीक है जी। तो ये 7 रीजन्स जो है ना हमारे पास, या 7 कलर्स मौजूद होते हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। ये जो है ना क्या होता है, वायलेट होता है, ठीक है जी। आई से क्या बनता है, इंडिगो बनता है, ठीक है जी। बी से क्या बनता है, ब्लू बनता है, ठीक है जी। जी से क्या बनता है, ग्रीन। वाई से क्या बनता है, येलो। और ओ से क्या बनता है, ऑरेंज, ठीक है जी। और आर से क्या बनता है, रेड बनता है, ठीक है जी। और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी है, हमारे पास यहाँ पर रेड की वेवलेंथ जो है ना सबसे ज्यादा होती है और ये होती है 800 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। और जो सबसे कम वेवलेंथ है वो वायलेट की है 400 नैनोमीटर। जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी एनर्जी जो है ना वो क्या होती है, ज्यादा होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है ना वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और उसका वेव नंबर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है जी। और अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी कम होगी, ठीक है जी, इसकी फ्रिक्वेंसी भी कम होगी और इसका वेव नंबर भी क्या होगा, कम होगा। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट होता है वेव नंबर का और फ्रिक्वेंसी, एनर्जी और वेवलेंथ का, ठीक है जी। तो ये विजिबल रीजन से हमने जो है ना इसको डिस्कस कर लिया है। ये यहां पर मैं बता देता हूं कि यहां पर है, ठीक है जी। तो ओवरऑल सारे रीजन्स के स्पेक्ट्रम को हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया है, तो इसको आपने देख लेना है। तो ओवरऑल हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखा, उसको डिफाइन किया, फिर उसकी टाइप्स को देखा कि कौन कौन सी हमने डिस्कस करनी है, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिफाइन किया, उसके रीजन जो है ना उनको हमने देखा, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर के कॉन्सेप्ट को देखा। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो ओवरऑल होता है उसकी सारों की फ्रिक्वेंसी को देखा, और एक एक पॉइंट हमने सबका डिस्कस कर लिया। विजिबल रीजन को ओवरऑल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया, वाइब्रेशन और रोटेशन लेवल को देख लिया। तो ओवरऑल हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन जो है ना इसके अंदर देखा है। नेक्स्ट हम विजिबल
और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, बेसिकली उसी को हमने डिस्कस करना है। विजिबल और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ना एक ही उसके अंदर आते हैं, मतलब यूवी के साथ हम विजिबल भी ज्यादातर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना हम ज्यादातर यूवी को ही डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि यूवी रीजन्स के अंदर ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। विजिबल क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए ज्यादातर ट्रांजिशन नहीं हो पाती, ज्यादातर यूवी की रीजन्स की वजह से होगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ना आगे हमने जो डिस्कस करना है वो यूवी रीजन को ही लेके चलना है, लेकिन हम आईआर को थोड़ा सा टच देंगे, उसके रीजन्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे हल्का फुल्का, उसकी वेवलेंथ के बारे में, और थोड़ा बहुत ये बता देंगे कि आईआर किस चीज के बारे में हमने डिस्कस करना है बाद में, पहले हम यूवी को ही लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।